ठीक है। दो ही मॉडल सीख रहे हैं तो सर जल्दी क्लास खत्म कर ऐसे लगता है। नहीं, सवाल है। हाँ जी बेटा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट बेटा आप इसमें कवर कर रहे हैं। कैश मैनेजमेंट के अंदर बेटा हमने बात करनी है कैश मैनेजमेंट मॉडल्स के बारे में। तुमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सीखा हुआ है ना? तुमको पता है वो किसने बनाया था मॉडल? सर हमको मॉडल का फॉर्मूला आता है 2 × A × O/C। हाँ जी। फॉर्मूला आता है। देखो बेटा, कैश मैनेजमेंट के अंदर हम पहला मॉडल कर रहे हैं बाउमल मॉडल। हाँ, बाउमल, विलियम जे बाउमल मॉडल होना चाहिए यहीं पे कहीं पे, उसके बिना तो बात नहीं बनेगी। ये रहा। ठीक है जी, तो पहला मॉडल हम कर रहे हैं बेटा विलियम जे बाउमल मॉडल। बेटा ये वही इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला मॉडल है जो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में यूज करते थे, √2 × A × O/C। इन्होंने ही वो फॉर्मूला बनाया है। वो फॉर्मूला बेटा किसके लिए बनाया गया था? इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। वही फॉर्मूला कैश मैनेजमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बेटा हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब निकालते हैं तो हम बात करते हैं कि सर जितना ज्यादा ऑर्डर प्लेस करोगे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी, जितने ज्यादा आप माल मंगाओगे उसके हिसाब से आपकी कैरिंग कॉस्ट लगेगी। और जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर होते हैं बेटा, वहां पर हमारे पास क्या आ जाती थी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। याद आ रहा है? ऐसा हमने कोएम वाली क्लास के अंदर भी किया था जब हमने ईबीक्यू डिस्कस किया था। तो यही मॉडल बेटा आप कैश मैनेजमेंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। बस यहां पर आपके पास होता है बेटा, वहां पर होता था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक बारी में कितना माल लाएं। यहां पर होता है ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज, वहां पर होता था ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहां पर होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब? जरा स्टोरी सुनते हैं बेटा। मेरे पास कैश आता है, कैश को आप मान के चलो आपके बैंक के करंट अकाउंट में भी पड़ा हुआ है तो भी वो कैश के बराबर है। ठीक है, तो आपके पास पेमेंट आई, आपके करंट अकाउंट में पड़ी है जिसके ऊपर 0% इंटरेस्ट होता है, कोई इनकम जनरेट नहीं करता आपका पैसा जो करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, चाहे कैश पड़ा हुआ है चाहे आपके करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, कोई इनकम जनरेट नहीं करता। लेकिन मैं चाहता हूं यार मेरे पास जो आइडल पैसा करंट अकाउंट के अंदर खामखा पड़ा हुआ है, इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें और उससे कुछ ना कुछ कमाए। यानी कि अगर आपके पास जो भी पैसा आता है आपके अकाउंट में, आप उसमें से निकाल निकाल के पैसा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते जाते हो। किसमें? मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, जल्दी से जल्दी वहां पे पैसा कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपके पास पैसा आता है, आप उसको इमीडिएटली किसमें कन्वर्ट कर देते हो? मार्केटेबल सिक्योरिटी में। जैसे ही पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ तो करंट अकाउंट में पड़ा ही होगा, ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटी बेच देंगे। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? आपका जो पैसा पहले आइडल पड़ा था, जिसके ऊपर आप कोई इंटरेस्ट इनकम नहीं कमा पा रहे थे, अब वो पैसा आपने कहां पे डाल दिया? मार्केटेबल सिक्योरिटी में डाल दिया, उसके ऊपर आपने कोई ना कोई इनकम जनरेट कर ली होगी। पॉइंट समझ में आता है? मतलब हमारे पास करंट अकाउंट में बहुत पैसे थे, उसमें से कुछ पैसा करंट में रखा हुआ है, कुछ से मार्केट सिक्योरिटी खरीदी। हाँ, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि आप कितने पैसे की ट्रांजेक्शन करोगे एक बारी में? जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए गए मार्केट के अंदर तो आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर दोगे? या फिर जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप सिक्योरिटी बेचने जाओगे तो एक बारी में आप कितनी सिक्योरिटी बेच दोगे? जैसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में देखते हैं, सर एक बारी में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करूं? ज्यादा का प्लेस करोगे तो भी नुकसान हो सकता है, कम का प्लेस करोगे तो भी नुकसान हो सकता है। तो फिर हम ढूंढते थे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी बताओ जिस पर आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। जबकि हम यहाँ पे बेटा स्टॉक की जगह किसके बारे में बात करें? कैश के बारे में। कैश को बार बार इन्वेस्ट करने में और उसको रियलाइज करने में कुछ ना कुछ खर्चा लगेगा, फ्री में थोड़ी होता है। हर बारी ट्रांजेक्शन करने में, खरीदने बेचने के अंदर कुछ ना कुछ खर्चा लगेगा, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन को। जैसे वहां पर आप जितनी बार भी ऑर्डर प्लेस करते थे आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट लगानी पड़ती थी, यहाँ पर आप जितनी बार भी मार्केट सिक्योरिटी मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन करोगे आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगानी पड़ेगी। टैक्स नहीं है, चार्जेस है। क्या है? चार्जेस। तो ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गए आपके पास, तो इसको बोल देते हैं हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट। पॉइंट समझ में आ रही है बेटा? वहां पर इन्वेंट्री के ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती है और कैश पे कौन से चार्जेस लग रहे हैं? ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रही है। अब किसी चीज को कैश में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। किसी चीज को क्यों बोल रहे हैं? सीधा क्यों नहीं बोलता मार्केटेबल सिक्योरिटी? सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करने के लिए बेटा ब्रोकर खाली नहीं बैठे ना, ब्रोकर फ्री में काम करेंगे आपके लिए, उसके लिए चार्जेस लगेंगे आपको। तो जो भी आपको सिस्टम की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी। इसके अलावा बेटा एक होती थी कैरिंग कॉस्ट। जितना ज्यादा माल अपने पास आप मेंटेन करके रखोगे उतनी ज्यादा कैरिंग कॉस्ट लगेगी। यहाँ पर क्या होती है? इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। आप उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ सकते हो।
क्या समझ सकते हो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे? आपका कैश जितना ज्यादा मार्केट में इन्वेस्टेड, आप उसके ऊपर उतने ज्यादा पैसे कमाओगे। अगर मान लो आप एक बारी में ज्यादा पैसे ले आते हो मार्केट से, अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी बेच के ज्यादा पैसे ले आते हो और अपने करंट अकाउंट में रख लेते हो, तो इसका मतलब इस पैसे के ऊपर अब आप वो इनकम नहीं कमा पाओगे जो आप पैसे कमा सकते थे जब तक वो मार्केटेबल सिक्योरिटी में रखा हुआ था पैसा। लेकिन आपने तो पैसा किसमें कन्वर्ट कर लिया? करंट अकाउंट के अंदर। और अगर आप बहुत थोड़ा सा पैसा लेके आते, छोटा छोटा अमाउंट लेकर के आते, तो उसके ऊपर फिर आपकी कैरिंग कॉस्ट यानी कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम लगती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो आप कमा सकते थे लेकिन आप नहीं कमा पा रहे। आप एक बारी में 10 लाख रुपए भी बेच के ला सकते हो, आप एक बारी में 1 लाख भी लेकर के आ सकते हो। अगर आप कम पैसे बेच के आओगे तो इसका मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम लगेगी, क्योंकि बाकी का 9 लाख रुपए अभी भी इन्वेस्टेड है। लेकिन अगर आप 10 के 10 लाख बेचोगे, बेशक से आपको अभी 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन आपने पैसा तो मार्केटेबल सिक्योरिटी तो बेच दी, आपकी कैरिंग कॉस्ट यानी कि आपका जो इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी बढ़ जाएगी। जब आप ज्यादा माल का ऑर्डर प्लेस करते थे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती थी, और जब आप ज्यादा कैश को लेकर के आ जाओगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यहां पर कैरिंग कॉस्ट की जगह कौन सी कॉस्ट होती है बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब हम चाहते हैं कि हम एक बारी में इतने अमाउंट की ट्रांजैक्शन करें, एक बारी में इतने अमाउंट की ट्रांजैक्शन करें, मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेचने की बात कर रहा हूं, इतने अमाउंट की ट्रांजैक्शन करो ताकि इन दोनों का जो टोटल है ना वो मिनिमम है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आप क्या बोलते हैं सर? एक बारी में इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करो ताकि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम हो जाए। अब हम चाहते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो टोटल है वो मिनिमम हो जाए एक बारी में इतने। बिल्कुल कोई मॉडल ही वही है। आपका ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज की बात हो रही है सर, एक बारी में कितने रुपए की ट्रांजैक्शन करके आओगे, मतलब एक बारी में कितने रुपए की सिक्योरिटीज बेचोगे? ट्रांजैक्शन साइज ऊपर लिखता हूं इसको। तो ये बस सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कुछ और भी कर सकते हैं। एफडी करवा लियो यार, लेकिन है तो वही इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर जो कमा सकते हो। तो ट्रांजैक्शन साइज की बात कर रहा हूं सर, एक बारी में कितना पैसा आप सिक्योरिटी मार्केट से कन्वर्ट करके लाओगे? बेटा अगर आप बहुत ज्यादा पैसा लेके आते हो, एक बारी में ज्यादा पैसे ले आए, तो आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा चक्कर लगाने। तो इसका मतलब आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपकी कम हो जाएंगे, तो फिर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है ना? लेकिन अगर आप एक बारी में बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बेच करके आ गए, तो उसके ऊपर जो आप अदरवाइज इनकम कमा सकते थे वो आप नहीं कमा पाओगे। ट्रांजैक्शन इज लाइक एनुअल रिक्वायरमेंट। नहीं नहीं, ऑर्डर, ये ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। ऑर्डर क्वांटिटी मतलब अगर एक टाइम पे ज्यादा ऑर्डर मंगाएंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी। एक टाइम पे अगर ऑर्डर का साइज बड़ा होगा ना तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी ना तेरा बोलने का मन कर रहा है, तू समझने पे ध्यान कम दे रहा है, तेरा मन कर रहा है सिर्फ मैं बोलूं, तो तू समझने पे 5 मिनट लगा, कोई डाउट कोई पॉइंट ही नहीं है इसके अंदर। ट्रांजैक्शन साइज बेटा आपकी ऑर्डर क्वांटिटी के जैसा है। जब आप ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करते हो, ज्यादा बड़ा ऑर्डर प्लेस करते हो, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम प्लेस करने पड़ते हैं। आपको पूरे साल में 1 लाख यूनिट चाहिए, आप 1,000 यूनिट के ऑर्डर प्लेस करोगे तो 100 ऑर्डर प्लेस करोगे, 10,000 के ऑर्डर प्लेस करोगे तो 10 ऑर्डर प्लेस करोगे। तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप एक बारी में मंगाते हो, उतने ज्यादा ऑर्डर आपको, उतने कम ऑर्डर आपको प्लेस करने पड़ते हैं। ऐसे ही जितना बड़ा अमाउंट आप एक बारी में ले आओगे, उतनी कम बारी ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होने का मतलब है ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होगी। लेकिन आपके पास कैश अब ज्यादा आ गया, जो कैश अदरवाइज इन्वेस्टेड था, अदरवाइज इन्वेस्टेड था, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमा रहे थे, लेकिन आप बेच करके आ गया, वो मार्केटेबल सिक्योरिटी आपको कैश में पड़ा हुआ, अब उसके ऊपर वो नहीं कमा पा रहे जो आप अदरवाइज कमा सकते थे, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो कम हो गई क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको कम करनी पड़ेगी। मान लो पूरे साल में आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है और आप एक बारी में 10-10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन करके आते हो, तो 10 लाख रुपए की एक बारी ट्रांजेक्शन करी तो कितनी ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी? 10 ट्रांजेक्शन। और यही की यही बेटा अगर आप 50-50 लाख की ट्रांजेक्शन करने लग जाओ तो केवल 2 ट्रांजेक्शन में काम बन जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन तो कम हो गई, जिसकी वजह से आपकी ट्रांजेक्शन साइज तो बढ़ गया। 10 लाख की जगह आपने कितने की ट्रांजेक्शन करी? 50 लाख। ट्रांजेक्शन साइज बढ़ाती नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होगी, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम होने का मतलब है ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन बेटा वैसे आपके 10 लाख रुपए की मार्केटेबल सिक्योरिटी बिकती, अब आपने कितने की बेच दी? 50 लाख रुपए। अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी वो 50 लाख पे लगेगी, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी इसका मतलब। और गलती से अगर आप उल्टा काम करते हो, आप ट्रांजेक्शन साइज घटा देते हो, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अब आप छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करो तो आप सिक्योरिटी छोटी छोटी बेच रहे हो, तो आपका जो नुकसान है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी कम होने वाली है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है बेटा? इनवर्स रिलेशन। तो हमें चाहिए कि हम इन दोनों की टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करें, और इनको मिनिमम कैसे करते थे? वही जैसे अपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में पहले सीखा हुआ है, वही की वही कहानी यहाँ पर भी।
सर जैसे जैसे हमारा ट्रांजेक्शन का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे वो ट्रांजेक्शन का साइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बेटा आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो कम हो जाएगी, लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी बढ़ने लग जाएगी जैसे जैसे बेटा आपका ट्रांजेक्शन का साइज बढ़ता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ती है। तो ये आपकी बेटा टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और ऐसे ऐसे ही आपकी जो बेटा ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। ट्रांजैक्शन साइज मतलब मैंने एक टाइम पे ज्यादा पैसे मंगा दिए, हाँ। अमाउंट ज्यादा है। तो इसका मतलब ट्रांजेक्शन तो आपने एक ही बार ही करी, हाँ। बार बार नहीं जाना पड़ेगा ना। ज्यादा पैसे आ गए एक बार में तो बार बार नहीं जाओगे, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम करनी पड़ेंगे, जिसकी वजह से हर ट्रांजेक्शन पे लगने वाला टोटल खर्चा कम और लगेगा। अब जो पैसे मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट हाथ में है वो खाली पड़ा हुआ है, तो मैं हाँ। उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान है। तो यहाँ पर आ जाएगी बेटा हमारे पास टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और जहां पर ये इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन के ऊपर, इस इंटरसेक्शन के ऊपर बेटा आपको नजर आएगा आपका ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज। यहां पर बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये होता है हमारा ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन। बड़ी सारी ट्रांजेक्शन साइज, आप 1 लाख ले आओ, 2 लाख ले आओ, 5 लाख ले आओ, 10 लाख ले आओ, जहां पे टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और टोटल ट्रांजेक्शन को सबसे कम हो, जहां पे सबसे कम होती है ना बेटा, उसको वैसे डिनोट करते हैं, ऐसे जाती है बेटा हमारा टोटल कॉस्ट। तो जहां पे टोटल कॉस्ट सबसे कम होती है मिनिमम, तो उस इंटरसेक्शन पे ही होती है बेटा मिनिमम। और इंटरसेक्शन जहां पर होती है वहां पर आपकी ट्रांजेक्शन साइज को हम कौन सा ट्रांजेक्शन साइज बोलते हैं बेटा? ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन साइज। तो ये होता है ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज, ओटीएस। इसको निकालना उसी फॉर्मूले से जिस फॉर्मूले से आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते थे, बस ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट की जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो सर जो इंटरेक्शन हुआ ये क्या हुआ है? यहाँ पर दोनों बराबर हो गए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट बराबर हो गए। जहां पर ये दोनों बराबर होते हैं ना बेटा, वहां पर हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है? जहां पर टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है उस वाले ऑर्डर साइज को, ऑर्डर उस वाले ट्रांजैक्शन साइज को हम क्या बोल देते हैं? ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन। मेरे को अल्टीमेट पर्पस होता है क्या? टोटल कॉस्ट को कम कर। जहां पे टोटल कॉस्ट कम होगी वही मेरा ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज। ठीक है जी। तो आपको ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज के लिए फिर फॉर्मूला क्या लगाना है? वही जो आपने पहले सीखा हुआ बेटा, ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू ए इंटू टी अपॉन ओ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पर ए का मतलब क्या है बेटा? यहां पर ए का मतलब है एनुअल कैश रिक्वायरमेंट। टी का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। वो का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर आप इसको इंटरेस्ट कॉस्ट भी बोल सकते हो बेटा समझने के लिए। ये पर एनम। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट नहीं है यहाँ पर बेटा, पर रुपी है। पर एनम की 1 रुपए के ऊपर आप पूरे साल में क्या कमा, मान लो आपका इंटरेस्ट का जो रेट है मार्केटेबल सिक्योरिटी में वो 8% है, तो आप 1 रुपए के ऊपर 8% के हिसाब से 8 पैसे कमा सकते थे, वो आप नहीं कमा पाए। तो हर 1 रुपए पर आप पूरे साल में क्या कमा सकते थे जो आप नहीं कमा पा रहे बेटा, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी पर एनम। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो बेटा इससे आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन साइज आ जाएगा। और फिर आप बेटा इससे आप चाहो तो टोटल नंबर, टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे निकालते थे बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे वहां पर क्या होता था, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती थी? अगर आपने एक ऑर्डर के 100 रुपए लगाने और 10 ऑर्डर प्लेस करे तो 1000 रुपए लगेंगे। तो एनुअल बिल्कुल सेम कैश टू सेम रिक्वायरमेंट ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर्स लिखो बेटा सीधा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ओके। और ट्रांजैक्शन।
टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही बोले। नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑर्डर्स नहीं, ट्रांजेक्शन्स को मैं मटेरियल के हिसाब से लिख दिया यहाँ पर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन की जगह ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन आएगी। सॉरी बेटा, इसको ठीक करो। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स मल्टीप्लाई बाय ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चाहिए बेटा? वही वही फॉर्मूला जो आप कैरी कॉस्ट के लिए लगाते थे, हाफ इनटू ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी होता था बेटा, यहाँ पर हो जाएगा ट्रांजेक्शन साइज इनटू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी पर। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी पर एनम। ठीक है जी। पर बेटा जो बाउमन मॉडल, चाहे आपने इन्वेंट्री में सीखा है चाहे आप यहाँ पर सीख रहे हो बेटा, मॉडल में ना अजम्पशन होती है। ठीक है, दो अजम्पशन बेटा आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी सीखी होनी चाहिए। ठीक है, वही की वही अजम्पशन यहाँ पर है। अजम्पशन बेटा पहली तो ये होती है कि ये मॉडल तभी अप्लाई हो सकता है जब आपकी इन्वेंट्री, जैसे इन्वेंट्री पे जब अप्लाई करते हो तो ये तभी अप्लाई होता है जब आपकी डेली इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं कि कभी ज्यादा माल चाहिए कभी कम माल चाहिए, कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट पे लगता है। ठीक है, कांस्टेंट डेटा होना चाहिए। लेकिन अगर ऊपर नीचे हो ना, आपकी कभी रिक्वायरमेंट ज्यादा है कभी कम है, तो फिर ये वाला मॉडल वहां पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, क्या करें? पहली assumption में अपने यहां पर क्या लिख लेना है बेटा? दिस मॉडल कैन बी यूज्ड तो सर फिर उसमें वो मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल बना के फिर वो फिर बेटा स्टोरी है, फिर वो स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, अभी बड़ी लंबी स्टोरी। दिस मॉडल कैन बी यूज्ड इफ डेली कैश रिक्वायरमेंट आर कांस्टेंट। डेली कैश रिक्वायरमेंट आर कांस्टेंट। तो एक तो कंडीशन ये है बेटा, अगर क्वेश्चन आपको बोले कि भैया कैश रिक्वायरमेंट फ्लक्चुएट हो रही है, तो फिर आप वहां पर ये वाला मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो कांस्टेंट वाले रिक्वायरमेंट पे ही यूज हो सकता है। दूसरा, जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं तो उस समय ये भी माना जाता है कि आपका जो री ऑर्डर पीरियड है वो जीरो है। लीड टाइम, माल आने में जो समय लगता है ना वो जीरो है। ठीक है, तो माल आने में कोई टाइम नहीं लगता। तो ऐसे यहाँ पर बेटा कैश को, इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट होने में कोई टाइम नहीं लगता। देर इज नो टाइम लैग। इन ट्रांजेक्शन्स। तो जो भी आप सिक्योरिटीज बेचने जा रहे हो ना, ऐसा नहीं कि आज बेचोगे तो कल परसों मिलेगी ना। आज बेचेंगे पैसा आज के आ जाएगा। जैसे प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड बेचोगे तो 2-3 दिन बाद पैसा आता है। लेकिन यहाँ पर assumption क्या होती है मॉडल के अंदर, अभी बेचा है तो अभी के भी आएगा। देयर इज डेली नो, कैश रिक्वायरमेंट एंड कांस्टेंट का मतलब है हर ट्रांजैक्शन पे सिमिलर पैसा है। हर ट्रांजेक्शन तो अलग होगी ना बेटा। ट्रांजेक्शन तो ये होगी मैं मार्केट में से कितने सिक्योरिटी बेचने जा रहा हूँ। हाँ। वो तो वैसे भी कॉन्स्टेंट ही होता है। वो जब आपने एक बार ट्रांजेक्शन साइज निकाल लिया तो आप हर बार उतने का ही ट्रांजेक्शन करोगे ना। हम तो ये बात कह रहे हैं, आज अगर खर्चे के लिए 50,000 चाहिए तो कल भी 50,000 चाहिए। ऐसा नहीं कि कल 60,000 की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। आप तो हो सकता है एक बार में 10 लाख ले आओ। आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी 10 लाख रुपए की, आपको रोज चाहिए 50,000, तो 20 दिन के लिए पैसा निकाल लिया ना आपने सीधा एक बारी में। तो ट्रांजेक्शन का साइज तो अलग हो गया और डेली कैश रिक्वायरमेंट अलग होगी। अब मैं ये कह रहा हूँ डेली कैश रिक्वायरमेंट कांस्टेंट होनी चाहिए कि रोज 50,000 चाहिए तो फिर वो रोज 50,000 चाहिए। कभी 50 कभी 70, ऐसे नहीं चलेगा। कभी 50,000 चाहिए होते हैं सर कम से कम, कभी ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख भी चाहिए होते हैं। वैसे वाले सवाल पे ये वाला मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। ये वाला मॉडल फिर का मतलब जैसे उसमें हर दिन सेम साइज का सेम केजी का मटेरियल कंज्यूम होना चाहिए। करेक्ट, अदरवाइज ये मॉडल नहीं अप्लाई हो सकता। इसके डेरिवेशन का बेस ही यही है।
और ये बात तो बेटा मैंने जब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बताई थी ना क्लास के अंदर, मैंने मॉडल वहां पे डिराइव किया भी था, उसके अंदर भी यही एडजस्टमेंट वहां पे सीखी गई थी कि आपका माल पूरा का पूरा खत्म होता है। माल खत्म कब होगा? उस माल खत्म होने के बाद आप ऑर्डर थोड़ी प्लेस करोगे। वहां पर तो हम मेरे पास री ऑर्डर मेंटेन ही नहीं करते थे क्वांटिटी, बस री ऑर्डर लेवल। चलो ये कौन सा मॉडल है बेटा? विलियम जे बाउमल मॉडल। ये सब तेरे जे 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 जूनियर जूनियर। नोट दे दे। और मतलब नोट क्यों नहीं करना? भाई अफसर नहीं if you want you can go for तो सर पीडीएफ तो भेज ही देंगे। सर इंग्लिश तो तेरे को ऐसे ही आती है नहीं सही बोल रहा है। नेटफ्लिक्स से सीखा और ये बोलते हैं आधे देश ने वहीं से सीखी। इंग्लिश इंग्लिश इज नॉट माय कप ऑफ टी चलो दूसरा मॉडल भी बेटा साथ में सीख लेते, फिर सवाल करेंगे। दूसरा मॉडल आओ बेटा सेकंड मॉडल पे चले। तुमने बेटा एक चैप्टर किया था कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमने की थी नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और एक की थी एमएम मॉडल, एमएम अप्रोच। फिर हमने किया था एक डिविडेंड चैप्टर। डिविडेंड के अंदर भी बेटा हमने लगाया था वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, और एक हमने लगाया था एमएम मॉडल। एमएम के अंदर एमएम में कौन कौन होते हैं? वो मोदिग्लियानी एंड मिलर, ठीक है ना। ये मॉडल भी है उसी मिलर का, उसने किसी और के साथ मिलकर मॉडल बनाया है। नहीं, मॉडल का नाम है मिलर और मॉडल, मिलर और मॉडल, मिलर और का मॉडल है। नहीं उसका नाम हो गया मिलर और इसने सर दूसरे यहाँ से डिवाइड करती है इस मॉडल को इतने टाइम वो थक गया होगा ना फिर वो, मतलब कितनी मॉडल बनाया वो, कह रहा मेरे बस की नहीं आपको, कह रहा मैं किसी और के साथ काम करूँ, कर ले भाई। क्या पॉइंट क्या है बेटा? ये मॉडल कहाँ पर अप्लाई होता है? जहां पर ये अप्लाई नहीं हो सकता, उसने से ये कह दिया होगा कि जहां पर you deserve someone better तो इस तरह से और सही बात है। हाँ जी, ये कहां पर अप्लाई करेंगे बेटा मॉडल? जहां पर बाउमल मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। सर कहां पर नहीं हो सकता? जहां पर डेली कैश रिक्वायरमेंट कांस्टेंट होती है वहां पर तो बाउमल लगा देंगे। जहां पर डेली कैश रिक्वायरमेंट वेरिंग होती है, चेंज होती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम पैसे की जरूरत पड़ती है, तो फिर वहां पर कौन सा मॉडल लगा देंगे? मिलर और मॉडल लगा देंगे। और जरा मॉडल सीखे, बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल। ग्राफ नहीं आ रहा, बनाया तो है। हाँ जी, इतनी मुश्किल है चार्ट बनाना, जाता जा रहा है। कंप्यूटर में तो और भी मुश्किल होता है चलो बेटा मिलर और मॉडल, अब ध्यान से देखो बेटा। एक तो है आपकी मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट, उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर लोअर लिमिट। चित्र बाद में बना लेना, पहले समझ लेना। तो जो आपकी मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट, सर कम से कम 50,000 चाहिए ही होते हैं, तो क्या है? लोअर लिमिट होगी, ठीक है जी। लोअर लिमिट से बेटा ऊपर होता है आपके पास रिटर्न पॉइंट, यानी कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस। आपके पास ऑप्टिमली कितना पैसा होना चाहिए ताकि ना तो ट्रांजेक्शन को ज्यादा लगे, ना ही आपकी कैरिंग कॉस्ट यानी कि अपॉर्चुनिटी को ज्यादा लगे। तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन साइज के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कैश बैलेंस के बारे में बात करें कि आपके पास रोकड़ा कितना पड़ा होना चाहिए। ये कौन सी, इसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न पॉइंट। आप कभी, आपके पास कभी ज्यादा पैसा होगा, कभी कम पैसा होगा, वापिस घूम फिर के इसी पे आना। रिटर्न पॉइंट यानी कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस। फिर तीसरी लिमिट होती है बेटा अपर लिमिट। इससे ज्यादा पैसा कभी नहीं रखना अपने पास। अगर इससे ज्यादा होने लगे तो पैसे को इन्वेस्ट कर देना। अपने पास कैश इन हैंड की फॉर्म में उसको रखने की जरूरत, करंट अकाउंट में उसको रखने की जरूरत नहीं है। कहां पे डाल दो बेटा उसको? मार्केटेबल सिक्योरिटी में डाल।
लोअर लिमिट से कम नहीं होना चाहिए, अपर लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप कभी हो कहीं पर ज्यादा पे हो गए या फिर कम पे चले गए तो घूम फिर के वापस कहाँ पे आना है, रिटर्न पॉइंट पर आना है। जरा बेटा हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अभी। लोअर लिमिट, रिटर्न पॉइंट की लाइन, और अपर लिमिट। अगर लोअर या अपर हो गए तो हमें बीच में आता है। बिल्कुल, मतलब ये जो लाइन है बेटा ये टाइम है, ठीक है जी, टाइम बीतता जा रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, मान लो आप रिटर्न पॉइंट पे खड़े थे, अब जैसे जैसे समय बीतेगा बेटा कैश की ट्रांजेक्शन होंगी, कैश आएगा भी सही, खर्च भी होगा। तो कभी पैसा बढ़ भी रहा है, कभी घट भी रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और बढ़ते बढ़ते यहां पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गए बेटा, अपर लिमिट। जैसे ही बेटा आप अपर लिमिट को टच करोगे उसी समय आपको क्या करना है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने चले जाना है, और इतना इन्वेस्ट कर देना ताकि आप वापस कहां पर पहुंच जाए, रिटर्न पॉइंट पर पहुंच जाए, आरपी पर पहुंचे, अपने ऑप्टिमम कैश बैलेंस पर पहुंच जाए। तो बेटा यानी कि जब आप यहां पर पहुंचोगे तो आप बोलोगे ये है टाइम टू बाय सिक्योरिटीज, तो आप परचेज कर लोगे। तो ये आर का दोबारा बताना, आपने क्या कहा था? रिटर्न पॉइंट बेटा ऑप्टिमम कैश बैलेंस, ऑप्टिमम बैलेंस मतलब बेस्ट बैलेंस। इसके ऊपर आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है ट्रांजेक्शन और कैरिंग दोनों, कम ट्रांजेक्शन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों मिनिमम। तो आपको इसमें आरपी निकालने का ही फॉर्मूला होगा ये? नहीं, फॉर्मूला भी देखिए, आरपी पे जाना पड़ेगा, आरपी ढूंढना पड़ेगा, उसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। वही तो चाहिए ऑप्टिमम कैश बैलेंस। और मान लो बेटा अगर कभी ऐसा हुआ कि आप अपने बिजनेस के दौरान कभी पैसा घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कहां पर टच कर गए, लोअर लिमिट पे टच करेंगे, तो बेटा अब क्या करना पड़ेगा, और पैसा लाना सर अब पैसा लाना पड़ेगा। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेचेंगे, तो टाइम टू सेल सिक्योरिटीज, टाइम टू कितनी सिक्योरिटी बेच देंगे सर, सिक्योरिटी बेचेंगे इतनी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं इसको, जेड। यानी कि लोअर लिमिट और रिटर्न पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है बेटा उसको किससे डिनोट करते हैं हम, जेड से। और अपर लिमिट और रिटर्न पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको डिनोट करते हैं बेटा हम 2z से। तो लोअर लिमिट प्लस जेड इज इक्वल टू रिटर्न पॉइंट, और अपर लिमिट इज इक्वल टू रिटर्न पॉइंट प्लस 2z। यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 है डिफरेंस। लोअर लिमिट और रिटर्न पॉइंट में अगर 1 गैप है तो रिटर्न पॉइंट और अपर लिमिट में 2 गैप है, ठीक है जी। तो सवाल बस इतना था है कि लोअर लिमिट तो सवाल से मिल जाएगी आपको। 2z और 2z क्या होता है, अच्छा 2z ऐसे z ऐसे नहीं है, वो 2 और z, 2z नहीं बेटा 2z लिखा है बेटा, मैं दूसरे वाला 2 बना देता हूँ। ओए 2z सही लिखा है बेटा, मना थोड़ी करो, मैंने खुद नहीं। समझ में आएगी बात सर, पॉइंट बची है कि अभी z मिलेगा कैसे, z मिलेगा तो लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे। लोअर लिमिट मतलब मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट, आपको रोज अगर 50,000 चाहिए तो वो तो लोअर लिमिट है ही, प्लस z करेंगे तो हम यहाँ पर पहुंचेंगे रिटर्न पॉइंट पे, रिटर्न पॉइंट में 2z और ऐड कर देंगे तो हम अपर लिमिट में पहुंच जाएंगे। पॉइंट बस ये है कि अभी z कैसे आएगा, तो z इज इक्वल, बहुत मुश्किल फॉर्मूला है ध्यान से देखना, z इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 टेलीविजन अपॉन आईफोन 14 4। क्यूब रूट ऑफ 3 टीवी अपॉन 4i। सर इसमें t का मतलब क्या है बेटा, यहां पर t का मतलब है ट्रांजैक्शन कॉस्ट,
पर ट्रांजैक्शन। 3 क्यूब मतलब 3 बार रूट दोबारा पड़ेगा। अरे 3 क्यूब रूट है बेटा, 3 रूट नहीं है। पावर 1/3 होता है इसका मतलब। 1/2 को अगर 3 बारी दबा देगा ना 1/8 हो जाएगा वो। हमको चाहिए पावर 1/3। तो टी मीन्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन। वी मीन्स जिस वजह से आप ये मॉडल बना रहे हो, वेरिएंस इन डेली कैश रिक्वायरमेंट, क्योंकि डेली कैश रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है तो उसमें वेरिएंस होगा। तो वेरिएंस इन डेली कैश रिक्वायरमेंट, बेटा वेरिएंस समझते हो ना, डेविएशन का स्क्वायर होता था। वेरिएंस को डेविएशन का स्क्वायर बोलते हैं। तो वेरिएंस इन डेली कैश रिक्वायरमेंट, तो अगर सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी हो ना कैश की, तो आपको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये बेटा डेविएशन होता है, इसका स्क्वायर वेरिएंस होता है। और आई वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट पर रूपी पर डे, पर एनम नहीं है, पिछले मॉडल में पर एनम था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रूपी पर एनम, यहाँ पे बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट पर रूपी पर डे, डेली बेसिस पर। अच्छा बेटा क्वेश्चन में अगर मैच करना हो ना, ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट पर डे किसके साथ मैच करनी है, इसके साथ। कैश रिक्वायरमेंट भी कैसे दे रखी होगी, वेरिएंस कैसे दे रखा होगा डेली, तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट भी कैसे लेनी है, पर डे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लो डेली कैश का आपको वेरिएंस दे ही नहीं रखा, वो कह रहे जी वीकली इतना या फिर मंथली वेरिएंस आपको दे दे, तो फिर बेटा नीचे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट भी उसी पीरियड के हिसाब से लेनी है। अगर वेरिएंस आपको मंथली दे रखा है तो नीचे इंटरेस्ट कॉस्ट भी कैसे ली जाएगी, मंथली ली जाएगी, पर मंथ। अगर वेरिएंस आपको वीकली दे रखा है तो नीचे इंटरेस्ट कॉस्ट भी पर वीक लेनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो इन दोनों को मैच करके चलना है, ठीक है। तो ये दो मॉडल बेटा हमारे पास है। एक हमारे पास है विलियम जे बाउमन मॉडल, जो कहां पर अप्लाई होता है, जब डेली कैश रिक्वायरमेंट कैसे कांस्टेंट। और मिलर और मॉडल कहां पर अप्लाई होता है, जब डेली कैश रिक्वायरमेंट्स वेरिंग हो। तो यहाँ पे हमने लिखा ही नहीं है ये बात, तो लिख लेते हैं इसको। डेली कैश रिक्वायरमेंट्स आर वेरिंग। आओ जी सवाल देखें। क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करोगे वैसे? स्क्वायर रूट का तो बटन है, क्यूब रूट का बटन थोड़ी है। क्यूब रूट मतलब पावर 1/3। पावर 1/n जब भी होती है तो बेटा उसको 12 बार स्क्वायर रूट कहा जा रहा है। कुछ कुछ पावर बेटा कुछ भी होती है, अगर मान लो x⁴ 1/n आपको सॉल्व करना है, फिलहाल हमारे केस में क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 12 बार स्क्वायर रूट, x का 12 बार स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, फिर -1 डिवाइडेड बाय n, याद है ना कुछ कुछ ऐसा पहले किया होगा, +1 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी किया था बेटा, करना पड़ेगा ना। 1/3 कैसे ढूंढोगे, नहीं तो लिखा है ना, जो बताओ। अभी सवाल के साथ करेंगे, सवाल भी तो करना। हाँ जी बेटा, सवाल नंबर 20 हमारे पास है। सवाल में जानकारी दे रखी है, द आउटगोइंग्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर एस्टिमेटेड एट ₹5 लाख पर एनम। तो बेटा पूरे साल में जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो 5 लाख रुपए है, स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब यहाँ पे बाउल मॉडल लग सकता है, कैश रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है, इवन है। द मनी ऑन डिपॉजिट अर्न्स 12% पर एनम। ये बेटा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट हो गया, 12% पर एनम कैरी कॉस्ट, यानी कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होते हैं वो पर रूपी पर एनम ही तो निकालते, तो 1 रुपए के और 12% के हिसाब से 12 पैसे कमा सकते थे, लेकिन अब नहीं कमा पाओगे। द स्विचिंग कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, पैसे को यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटी से पैसे में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट है बेटा टी, वो टी और ए सब कुछ दे रखा है। कहते हैं कैलकुलेट द ऑप्टिमम।
₹1 पे 12% कैलकुलेट करेंगे, रुपए पे आ जाएगा 1 रुपया का लिखता हूँ। मॉडल में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी मतलब ₹1। तो हर ₹1 पे लगने वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी, तो 12 पैसे आ जाएंगे। आओ, तो आपको बताना है बेटा ऑप्टिमम अमाउंट टू बी ट्रांसफर, तो ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज फॉर्मूला स्क्वायर रूट 2 इंटू ए इंटू टी, टी यानी कि 150 अपॉन ओ यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12 पैसे। तो ₹1 पे 12%, 12 पैसे कितना रहा बेटा? 35355। तो आप एक बारी में जो ट्रांजेक्शन करोगे वो ₹35,355 की करो, ठीक है। तो बेटा एक बारी में ₹35,355 की ट्रांजेक्शन आपको करनी है। सवाल बेटा समाप्त, छोटा था सवाल था। 35,355। अगले वाला बताओ भाई। चलो चलो नोटबुक में कैलकुलेट करके देखो बेटा 21। 20 over the period cover मतलब इवेंटली है। बिल्कुल, स्टेडी मतलब कंसिस्टेंट। पढ़ो पढ़ो सवाल को बेटा नोटबुक में करो। हाँ जी 57735। 0.02 यही था क्या सवाल? हाँ इसका आंसर तो कुछ और ही आ रहा है यार। 0.0 इसने गलत कर रखा है 0.1 तो आएगा नहीं 0.12 है 0.12 है। सर ये 1 पीरियड मेरे को इसका अरे पर है तुमने उल्टा करा है ना, तुमने सवाल को फिर ध्यान से नहीं पढ़ा। अच्छा आपको एनुअल कैश रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मंथली कैश रिक्वायरमेंट दे रखी है, तुमने गलत करा है। जल्दबाजी बहुत है ना। मुझे लगेगा 8 लाख रुपए एक महीने के हैं तो पूरे साल के लोग हैं, कितने हो जाएंगे? 96 लाख हो जाएंगे। तो ए का मतलब यहाँ पे 96 लाख है। ऑर्डरिंग यानी कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो बेटा हमारे पास है वो कितनी है? 250 रुपए 250। और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी बेटा वो आएगी 12%। तो ऑप्टिमम ट्रांजेक्शन साइज 2 लाख 2 लाख है तो भाई इसलिए मुझे दो लाख आया सर। सबने एक साथ एक ही सुर में सवाल गलत कर दिया है। सर वही होता है ना जो आपने कहा था इंटेलिजेंट जैसे इंग्लिश बोलते सर आपने कुछ कहा था इंग्लिश लास्ट क्लास। मैं बोल देता हूँ बेटा ऐसे, हाँ जी मैं बोल देता हूँ ऐसे, फिर उसके बाद ध्यान नहीं रखता मैंने क्या बोला। वैसी हरकतें करो एक बार रिपीट, फिर मैं वही वाला डायलॉग फिर मार। इंटेलिजेंट पीपल्स थिंक अलाइक। सर हम सबने भी एक जैसा सोच लिया, क्या हम इंटेलिजेंट हैं? हम सबने एक साथ गलत सोचा है। ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते। हम सबने एक साथ गलत सोचा है। ये तो फोर्स स्टेटमेंट हो जाएगी अगर ऐसे कहते The management of X Limited has a policy of maintaining a minimum cash balance। ये तो हो गया बेटा लोअर लिमिट 5 लाख रुपए। The standard deviation of company's daily cash requirement। बेटा ये तो क्या दे रखा है आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। आपको चाहिए होता है वेरिएंस जो कि इसका स्क्वायर होता है। अब ये जो कैलकुलेशन होगी ना आपके कैलकुलेटर से बाहर जाने वाली है, कैलकुलेटर से बाहर चले जाएगी, कैलकुलेटर ई दिखाने लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको क्यूब रूट से 1,000 बाहर निकालना पड़ेगा। एनुअल इंटरेस्ट रेट है बेटा 14%। द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज 150। ये होगी बेटा आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट। डिटरमिन द अपर कंट्रोल लिमिट यानी कि अपर लिमिट एंड रिटर्न पॉइंट ऑफ कैश बैलेंस एज पर मिलर और मॉडल। तो वहां तक जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले बेटा आपको ढूंढना होता है जेड। फॉर्मूला होता है बेटा क्यूब रूट ऑफ 3 टी वी। वी है बेटा 2 लाख का स्क्वायर यानी कि 2 बारी 2 लाख। डेविएशन का स्क्वायर होता है ना बेटा वेरिएंस, और आपको तो डेविएशन दे रखा है और डेली दे रखा है डेविएशन के, इस बात पे भी ध्यान दें।
मैंने बताया था मैच करके चलना। अगर डेली वेरिएंस है तो नीचे क्या है, अपनी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी वो भी पर डे आएगी। तो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट 14% बेटा पर एनम है, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी ना वो आएगी 14% पर एनम है, तो एक दिन का कितना, एक दिन का। आपको पर डे चाहिए ना। यस सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी पर डे, 1 रुपए के ऊपर 14% के हिसाब से आप 14 पैसे कमा सकते थे, ये तो पर एनम हो गया, लेकिन पर डे में कन्वर्ट करने के लिए दिन से डिवाइड करना पड़ेगा ना। हाँ तो जो भी आ रहा है वही है। अब इसको जरा सॉल्व करो अपने कैलकुलेटर पे, होता है नहीं तो क्या करेंगे बेटा, मैं ना, हाँ तो मैं जीरो बाहर उड़ा, 6 जीरो बाहर भेज रहा हूँ मैं, 6 जीरो कॉमन ले लेते हैं। बेटा, 6 जीरो बाहर भेज रहा हूँ, 6 जीरो बाहर जाएंगी तो 100 बचेगा। 100 का क्यूब 10 लाख होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप यहाँ से 6 जीरो बाहर भेजोगे ना तो बाहर 2 जीरो पहुंचेंगे, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय, अब जरा कैलकुलेटर चलाओ, क्यूब रूट ऑफ 6 जीरो कम कर लेना बस मल्टीप्लीकेशन, क्यूब रूट ऑफ कैलकुलेटर पे बेटा 3 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख की जगह 20,000 कर लो और 2 कर लो, तो 6 जीरो, एक ये वाली जीरो और 5 ये वाली जीरो बेटा मैंने बाहर भेज दी, 10 लाख मैंने बाहर भेज दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैथ हो गया सर बता। हाँ जी, कैलकुलेटर मैं चला के दिखाता हूँ बेटा। तेरे से चला के दो। अरे क्या बात है, मेरे को भी आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.14 डिवाइडेड बाय, नहीं 0.14, ऊपर 8 चुका देते हैं ना 360। अरे कोई नहीं यार, मल्टीप्लाई बाय 360 करना था, ले लो। इसका स्क्वायर रूट करो, इसका स्क्वायर रूट करो, इसका इसका क्यूब रूट निकालना है भाई। अब क्यूब रूट कैसे निकालोगे भाई, अंदर वैल्यू लिख दो बेटा, मैं 4 6 कितना है, 4628571 4628541 नहीं 57 14285 285, ये तो बड़े सारे फिगर हो गए भाई। 0.7 चलो इतना होता है, 0.7 0.7 से क्या फर्क पड़ेगा यार। इसका क्यूब रूट निकालना है भाई, क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 12 बार स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर में बेटा 12 बार स्क्वायर रूट दबाओ, हो गया -1 डिवाइड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बारी करना, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू, गलत कर रहा है ना फिर, सुनता क्यों नहीं है, मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई कहां दबा रहा है, इक्वल इक्वल दबा रहा है। हाँ जी, मल्टीप्लाई इक्वल टू दोनों बारी करने हैं बेटा, तो 4 6 2 8 5 7 1 4 2 8 5 का 12 बारी स्क्वायर रूट करो, -1 प्लस डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बारी, क्या आया 3649 जो तुम्हारे कैलकुलेटर पे आया, 300 मल्टीप्लाई बाय 3649, 0.7 इसको बेटा जरा 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3,64,971। तो ये एक बारी में z ये आ गया है, अगर z ये है तो rp होता है बेटा लोअर लिमिट, 0.7 पूरा ही आ बेटा ये ऐसे आ रहा है 3649.7, आगे वाले 100 से मल्टीप्लाई भी तो होएगा, लोअर लिमिट प्लस z, तो बेटा आपके पास आ जाएगा रिटर्न पॉइंट, लोअर लिमिट क्वेश्चन ने दे रखी थी कितनी, 55,000, 5 लाख। रहा 864971 और अपर लिमिट आएगी बेटा हमारे पास रिटर्न पॉइंट प्लस 2z, रिटर्न पॉइंट बेटा 864971 प्लस 2z 364971, 1229764 1229764,
सर एक बार फिर से बता दो आपने आर 6 जीरो लिए थे 100 बेटा ऐसा है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40 लाख ये हो जाएगा बेटा 4,000, 40,000 लाख, 400 करोड़। ठीक है, तो ये फिगर आ जाएगी। अब उसको अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना बेटा, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना। तो मैंने इसको क्यूब रूट से बाहर निकाल दी, पावर 3 नहीं होगी 100 की, जैसे पावर 3 होगी तो 1/3 से पावर कैंसिल हो जाएगी, 100 बाहर आ जाएगा, अंदर 40,000 रह जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो मैंने तो वो 100 बाहर निकाला है, 100 बाहर निकालने का मतलब है 6 जीरो बाहर चला गया। अब अपने अपनी कैलकुलेशन में 6 जीरो कम यूज कर, तो 6 जीरो कम करने से क्या होगा, मेरे कैलकुलेटर के अंदर वो कैलकुलेशन हो पाएगी 12 डिजिट के अंदर, अदरवाइज तो नहीं आएगा ये सारा का सारा सॉल्यूशन। आई बात समझ। जी सर। तो 100 को हमने 3 बारी लिखा और 3 बारी को क्यूब रूट से बाहर निकाल दिया, एक बारी बाहर आ गया उसको। तो आंसर मैच करते बेटा बुक के साथ हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हमने तो कैलकुलेटर पे जुगाड़ करके आंसर निकाला है। मैच करते हैं एक बारी कितना है। इसका जेड आ रहा है बेटा 222,227, हमारा आ रहा है, अरे बड़ा सारा लगा रहा है यार, इसने गलत करा। ऐसे कैसे गलत करा होगा, चेक कर लेते हैं। हमने 360 गलत करा है, 4i का है, टोटल 365 डेज किया तो 360 किया है। उससे कोई दिक्कत नहीं, वो मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, मिस्टेक ये मानी जाएगी जो 4 नहीं लगा है। वो 5 दिन ऊपर नीचे हो गया। यहाँ पे लगाया था ना बेटा 4i, हाँ जी। हाँ तो वो 4i लगेगा। तो हम दोबारा कर देंगे। कर दो यार, क्या दिक्कत है, तेज हो तुम वैसे भी। अरे जब वो 3 बार हमने 100 बाहर ले ली तो हमने वहां पे सिर्फ एक बार 100 से मल्टीप्लाई किया। क्योंकि बेटा 100 का क्यूब रूट आपने बाहर निकाला है, जिसकी पावर 1/3 थी, तो 1/3 से जब भी कैंसिल होगा तो 3 बारी बाहर नहीं जाएगा, अंदर तो वो 3 बारी है, बाहर निकलेगा जब क्यूब रूट से तो वो एक बारी 100 निकल पाएगा। 10 लाख का क्यूब रूट सोल्व करके बाहर निकाला है आपने, जो कि 100 आया है। बाहर थोड़ी 10 लाख आ जाएगी, 10 लाख का क्यूब रूट 10 लाख थोड़ी होता है। इसको सोल्व करो अब, पहले वाली जो कैलकुलेशन थी तो बस 2 मिनट इसे कुछ समझा। मैं करके दिखा। 150, 3 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.14 मल्टीप्लाई बाय 360। हाँ जी, कितना आ रहा है, यही आ रहा है, अंदर स्क्वायर रूट, सर पता नहीं अंदर क्या आ रहा है। हाँ जी, 11,571,428,571। इसका बेटा आपने 12 बार स्क्वायर रूट करना है, -1 करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है, +1 करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू करना है, कितना आ रहा है। दोबारा बता क्या मैं 2295 जीरो नहीं पा रहा है। कितना बता रहे हो, 2295,104 2295.04, तो हो जाएगा बेटा 229504। यही आ रहा है, लेकिन मैच अभी भी नहीं कर रहा, थोड़ा सा गैप है, लेकिन अब कोई दिक्कत वाली बात। हमारा तो ज्यादा हो गया। हमारा ज्यादा हो, हमने 360 से डिवाइड कर रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 365 सेकंड। अच्छा, और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 229504 729,504। इसमें तो हर बार 6 जीरो ही बाहर रह रहे हैं क्योंकि वो क्यूब है इसलिए। Five. 1188। एक सवाल और करके दो, नोट करो। हम फोटो ले लो। मैं PDF शेयर कर दूंगा बेटा ये लिए।
थ्री टीवी अपॉन 4 है क्यों? P transaction cost, V deviation cost. वेरिएंस Variance cost. Deviation का square. करेक्ट। और I opportunity cost per transaction. और variance और interest cost का base से होना चाहिए. Sir, okay. Five, seven, four, two, eight, five, seven. Sir, okay. Didn't matter. Plus one. करो बेटा इस सवाल को। बेटा ये पूरे साल की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, द फर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर इन्वेस्टेड, ये आपके पास इंटरेस्ट का रेट मिलेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कन्वर्जन के लिए जो खर्चे लगेंगे वो 40 रुपए लगेंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, ट्रांसलेशन का है तो जी, जो कन्वर्जन कॉस्ट है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक ही बात होती है ना। बस ए पार्ट करना है। नहीं सारा करना है। 50,000 आया था, नहीं करवा देता हूँ। 50,000 only। क्या चीज है 50,000? ये नॉर्मल मॉडल से वो ऑप्टिमल ऑप्टिमम ट्रांजैक्शन साइज तुमने बताया 50 है। 40 है सर। ओके, व्हाट विल बी द कंपनीज एवरेज कैश बैलेंस? बेटा ये जब आप और अपनी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं ना, हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी या फिर यहाँ पे होएगा हाफ ऑफ ट्रांजैक्शन साइज, ये आपका एवरेज बैलेंस है। मतलब तो 25,000 इसका हाफ राइट बिल्कुल। 25,000 तो 50 तो एवरेज कैश बैलेंस 3,000 ये क्या है? एवरेज कैश हाफ इनटू 50,000 इनटू 0.1 क्यों 0.12 नहीं 0.12 से क्या आएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। तो क्वेश्चन ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी मांगा, क्वेश्चन ने सिर्फ एवरेज कैश बैलेंस मांगा है, हाफ इनटू ट्रांजैक्शन से ये एवरेज आएगी, इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगी जब आप रेट लगा दोगे। हाउ मेनी ट्रांसफर्स? बेटा उसका मतलब आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स टाइप कुछ बताना है। तो पूरे साल में आपको जो कैश चाहिए वो 37,50,000 चाहिए। 50 पूरे साल में आपको 37,50,000 रुपए चाहिए। एक बारी में आप 50,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी करनी? 75 75 ट्रांसफर्स आपको लगाने पड़ेंगे। व्हाट विल बी द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग कैश बैलेंस? बेटा आपको इस वाले के लिए क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा? अभी हमने ऊपर दो खर्चे सीखे थे। एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकालनी पड़ेगी बेटा आपको, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मल्टीप्लाई बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन। दूसरी हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाफ ऑफ ट्रांजैक्शन साइज, ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी पर एन। 6,000 आ गया हाँ जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है? 50 रुपये 40 40। 3,000 ही आ रहा है। और 3,000 ही आ तो रहा है। टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट
सर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हमने ढूंढ लिए 75 और हर ट्रांजेक्शन के ऊपर खर्चा लगता है हमारा 40 रुपए का। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना आ रहा है? 3,000 3,000। 3,000 ओके। और टोटल अपॉर्चुनिटी ये कोस्ट भी 3,000 का आनी वही चाहिए क्योंकि वो इंटरसेक्शन पे आता ही। अपॉर्चुनिटी कोस्ट फॉर्मूला होता है बेटा हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि आपका ट्रांजेक्शन क्वांटिटी वो तो आपके पास आई 25,000 आ गया ऑलरेडी। तो 25,000 के ऊपर सीधा आप अपनी कैरिंग कॉस्ट का रेट लगाओगे जो कि कितने परसेंट था? 12%। 3,000 3,000 6,000 पूरा फॉर्मूला लगाना, पूरा लगाओ। हाफ ऑफ ट्रांजेक्शन साइज मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर रुपी पर एनम। कैरिंग कॉस्ट की जगह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी पर एनम। तो दोनों में सेकंड पॉइंट पे चलता हूं। कौन से वाला? ये वाला क्या है ये क्या है? बेटा जब आप कैरिंग कॉस्ट लगाते हो इन्वेंट्री पे तो एवरेज इन्वेंट्री पे लगती है। तो हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी करके ना एवरेज इन्वेंट्री बनाते हैं। ऐसे मानते हैं कि कभी आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी थी, कभी माल खत्म हो गया, तो ऑर्डर क्वांटिटी और जीरो की एवरेज होती है ये, तो वो हाफ हो जाता है। तो वही करा मैंने, हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। वो जीरो को लेना ही नहीं होता ना एवरेज करते नहीं। तो हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि हाफ ऑफ ट्रांजेक्शन साइज करके सीधा आपके पास एवरेज आ जाता है। अगर वो अपॉर्चुनिटी बहुत मिलता तो फिर वो भी मल्टीप्लाई कर देते। वो हमने कर ही दिया आगे। आगे उसने पूछ लिया था तो हमने निकाल दिया। पहले एवरेज निकाला, फिर एवरेज के ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली है। ये वाली डेरिवेशन बेटा हम मटेरियल वाले चैप्टर के साथ सीखते हैं वैसे। एक टाइम में हम 50,000 रुपए मंगाते हैं। और धीरे धीरे करके उसको खर्च कर देते तो खत्म हो जाते हैं। हाँ। फिर खत्म होने के बाद इमीडिएटली 50,000 और निकाल लाते हैं। हाँ। तो कभी 50,000 थे, कभी जीरो थे, कभी 50,000 थे, कभी जीरो थे, ऐसा चित्र बने। ठीक है, तो एवरेज करके 50,000 का हाफ बचेगा। और ये तुमने भी सीखा था। तुमने कब सीखा था मैं बताता हूँ। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के अंदर तुमने सीखा था। भाई साहब हम कैरिंग कॉस्ट का करते थे उसमें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब उसमें कैरिंग कॉस्ट का ही करा जाता था जो होते ना। ये देखो यहाँ पर बताया था ऐसे, जब हमने इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी भी की थी, एवरेज करने के लिए ऐसे किया जाता है। तो हाफ ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी होता है वहां पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ट्रांजेक्शन साइज। एवरेज क्वांटिटी कितनी मेंटेन करेगा? ठीक है जी बेटा, अगला सवाल आपको घर पे करना है। ये वाला टॉपिक हमारा समाप्त है। कैश मैनेजमेंट का छोटा सा टॉपिक था, दो ही हमने मॉडल। एक ही सवाल बचा है, वो घर पे करना है। मिला और पता नहीं कौन सा है, अभी करना है तो अभी कर दो, आंसर निकाल दो। लेकिन लगाना वही का वही फॉर्मूला है, पावर 1/। हाँ, फॉर्मूला सवाल के हिसाब से बदल थोड़ी जाएगा। नहीं लेते हैं। करो करो, करते तो अभी कर दो।